हम्म, जनसंवाद। ठीक। नमस्कार, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, राणा जनसंवाद चैनल के सभी दर्शकों को अभी नहीं, बहुत अभी नहीं, गड़बड़ा। नमस्कार, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस में मूलतः सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में छात्र और शिक्षकों के बीच एक इस तरह का संबंध हो, शिक्षकों का किस तरह सम्मान और आदर किया जाए, इस संदर्भ में बच्चों के बीच एक सामाजिक समरसता बनी रहे, भारत सरकार ने इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। वरन यूँ कहा जाए, साल की 365 दिन शिक्षक और छात्रों के बीच एक अलग संबंध बना रहता है, गुरु शिष्य परंपरा का। मैं इस समय जिस जगह पर हूँ, बेगूसराय ज़िला का यह एक अलग स्थान है। 1996 से लेकर वर्तमान तक बालिका शिक्षा में संघर्षरत, यूँ कहा जाए लीन, बालिका शिक्षा में लीन यह संस्था, जो गायत्री बालिका उच्च विद्यालय के नाम से संप्रति लोगों के बीच जानी जाती है। पूर्व में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय विद्यालय का नाम गायत्री बालिका विद्यापीठ था। हम बैठे हुए हैं इस विद्यालय में, हमारे साथ विद्यालय के प्राचार्य हैं। हम इनसे बात करेंगे, आपके बीच रखेंगे। निश्चित रूप से आज हमारे चैनल से इस विद्यालय से पूर्व के कई छात्राएं होंगे जो देखेंगे और अपने पूर्व के दिनों को याद करेंगे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 1996 में जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय एक शिक्षक दिवस की क्या प्रासंगिकता थी और वर्तमान में क्या रह गई है। हम शुरुआत करेंगे और वर्तमान तक आएंगे। उससे पहले अपने चैनल में हम मैडम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं राणा जनसंवाद के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी शिक्षक दिवस पर तमाम बच्चे इस विद्यालय और जहाँ जहाँ भी जो भी छात्र हैं, या जिस विद्यालय के छात्र हो या अन्य छात्र हो, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैडम मैं शुरुआत करता हूँ कि आप एक पदाधिकारी के परिवार से बिलोंग करते थे, स्वयं ही बायोलॉजी से MSc किए, अन्य सरकारी नौकरी में भी जा सकते थे, प्रोफेसर भी बन सकते थे। अगर स्कूल खोलने की बात आती है तो आप CBSE पैटर्न पर भी खोल सकते थे, बॉयज़ गर्ल मिला करके भी खोल सकते थे। बालिका विद्यापीठ या यूँ कि बालिका उच्च विद्यालय की ही स्थापना क्यों की है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि आपने कहा कि आप एक पदाधिकारी की पुत्री थी और एक सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होकर जा सकती थी, या आप CBSE विद्यालय खोलकर और इससे ज़्यादा कहीं अच्छे पद प्रतिष्ठा पा सकती थी। तो इसी से सवाल में ही इसका जवाब भी निहित है कि स्कूल का नाम क्या रखा गया था, गायत्री बालिका विद्यालय। हमारे पिताजी एक पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी, क्योंकि जब विद्यालय की स्थापना वास्तव में 1995 में इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन विधिवत 96 में शुभारंभ किया गया। 95 में मैंने 6 छात्राओं से शुरुआत की थी, और वह 6 छात्राएं अभी अपने अपने वर्तमान जीवन में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैंने इतना कुछ किया, और छात्राएं सबसे पहले अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं छात्राएं, तो कल को महिला बनती हैं, माँ बनती हैं, पत्नी बनती हैं, आर्थिक आज़ादी है, तो ये इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय
के बच्चों के लिए पढ़ने की तत्काल उस समय एकमात्र सरकारी विद्यालय थी जो ओमर बालिका उच्च विद्यालय, जो काफ़ी दूर भी पड़ता था। और सरकारी विद्यालय की कमोबेश स्थिति सबको इसके बारे में इसकी जानकारी थी। तो उन्होंने उन अभिभावकों की बच्चियों के लिए शुरुआत उन्होंने सोचा, मेरे पिताजी ने, जो कि शिक्षा से जुड़े हुए थे, पदाधिकारी रहते हुए भी सबसे पहले उनके अंदर एक शिक्षक जागृत था। यह एक शिक्षक उनके अंदर बैठा हुआ था और पढ़ाने की जो जिज्ञासा थी उनकी अंतिम क्षण तक बनी रही। तो यह सबसे बड़ी प्रेरणा पद मेरे लिए बात हमारे पिताजी ही रहे हैं। और हम सभी बच्चियों को उच्च शिक्षा, हम सभी भाई बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने में उन्होंने कभी कोताही नहीं की। लेकिन उनका ध्येय कभी धनोपार्जन करना नहीं रहा, वह समाज को देना चाहते थे। क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता, गुरु का ऋण होता, इसके अलावा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी समाज की भी होती है। जिस समाज से हमने प्राप्त किया और हमने अगर कुछ भी थोड़ा भी अगर अर्जित किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने ज्ञान को फैलाऊं और जिनको अधिक से अधिक मैं लाभ दे सकती हूँ, जो आज भी हमारे समाज में दोयम दर्जा का भी बहुत हद तक इसको दूर किया जा सका है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्थिति अच्छी है तो अपने बच्चे को सीबीएसई में डालते हैं और बच्चियों को सरकारी में डाल देते हैं। ऐसी बच्चियों को मैं घर घर जा करके उनसे संपर्क करके, और जिनके पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, वो सब्जी बेचते थे या पान का दुकान चलाते थे या रिक्शा चलाते थे, आज जब वह बच्ची मिलती है और किसी सरकारी विद्यालय में पदस्थापित है और एक शिक्षिका के तौर पर काम कर रही है या बिहार पुलिस में काम कर रही है, और ऐसी बात नहीं कि छोटी छोटी नौकरियों में ही गई हैं। ये सर्वविदित है कि आज इस विद्यालय की छात्रा बैंक अधिकारी भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आईएएस भी है। तो इतने छोटे से संस्था में, और मैंने इतनी ज़्यादा अपनी छात्राओं की इतनी ऊंचाई पर देखती हूँ, इससे बढ़ कर के प्रतिदान शिक्षक दिवस के एक शिक्षक के रूप में कुछ भी नहीं हो सकता। मैडम, आपने बहुत सारी बातों को हमारे दर्शकों के बीच रखा है, और सच्चाई भी ये है कि अभी भी निम्न वर्गीय मजदूर वर्ग जो हैं वो अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। कारण है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी भी स्कूल में बच्चे को नहीं भेज पाते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं वहाँ भेजूँ। तो ऐसे दर्शक बेगूसराय नगर निगम के जो आज आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप शिक्षा पे खर्च करते हैं तो आप यह ना समझें, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अभी भी हमारे समाज में खास करके महिलाएं ही यह सोचती हैं कि अगर मैं बेटी के ऊपर खर्च करूँगी, एकदम दो टूक बात है कि ये दूसरे घर में चली जाएंगी, तो ये जो भी अगर कल को अर्जित भी करेंगी तो ससुराल वाले को लाभ होगा। ये सोच, ये मानसिकता निकाल देनी अभी भी है। है। जी हाँ। और या फिर जब आप रूबरू होंगे परिवार के बीच, समाज के बीच जाएंगे, उनके घर जाएंगे, तब ये सब हकीकत सामने निकल कर आती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यह मत सोचें कि ये बेटी है और ये बेटा है। आप शिक्षा पे इन्वेस्ट करते हैं तो कल को प्रतिदान मिलेगा। अगर आपकी बेटी के साथ कल कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है तो वह शिक्षा ही उसके जीवन का सहारा बनता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अच्छा मैडम, आप कई बच्चों के बारे में बताए अपने स्कूल से जो शिक्षिका बनी हैं, बैंक में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गई हैं, यहाँ तक कि आपके विद्यालय से छात्रा आईएएस भी बनी हैं। वह कौन सी टेक्निक आप लोगों ने अपनाया था कि बच्चे के वेश को शुरुआत में ही मजबूत कर देते थे ताकि उसको आगे कठिनाई नहीं होती थी? किसी भी संस्था के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि जो उनका पाठ्यक्रम है, और अभी क्या वर्तमान में क्या होता है कि चुने हुए प्रश्नों को पढ़ना विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। जो पाठ्यक्रम है, अगर सरकार पाठ्यक्रम बनाती है, स्टेप बाय स्टेप बनाती है, तो क्यों बनाती है? उस पाठ्यक्रम को अगर आद्योपांत पढ़ाया जाए और बच्चे भी उसको अगर नियमित रूप से पढ़ें और शिक्षक भी उसमें भूमिका योगदान दें, तो स्वतः ही उनकी एक आधार जो है शिक्षा का, या बेस जिसको कह सकते हैं, वह मजबूत होता चला जाता है। अच्छा, अभी तो और साधन बढ़ गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल, गूगल वगैरह से अभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन वह जो बेसिक ज्ञान आज से 10 साल 15 साल पहले बच्चों को प्राप्त होता था, हाँ। अभी नहीं प्राप्त हो रही है।
देखिए, मैं स्वतः ही एक सरकारी विद्यालय की छात्रा रही हूँ नियमित रूप से, और लगभग हमारे शिक्षक भी सब सरकारी विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वह जज़्बा, वह पढ़ाने की कला, वह पढ़ाने की प्रेरणा जो उन शिक्षकों में थी, मुझे आज तक याद है। जो मुझे भूगोल पढ़ाते थे, उनके मानस पटल पर विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा या किसी भी प्रांत का नक्शा ऐसे अंकित था, वह सामने छात्रों को देख रहे होते थे और पीछे उनके पढ़ाने की जो अदा थी, वह उसी जगह पे जाकर टिकती थी छड़ी, जहाँ पे वह हकीकत में स्थान होता था। इतना समर्पित हो कर के पहले आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए और तब बच्चों के बीच जाइए, और जितना गहराई से आप अध्ययन करके बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरी ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि कुछ, हर बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे लगातार नहीं बैठ सकते। अगर सामने टीचर हो तो वह जो उनके प्रति आस्था होती है, जो समर्पण होती है, उनको देख कर के जो पढ़ सकते हैं, या हम बच्चे की मानसिकता सामने देख रहे हैं, कहाँ वो भटक रहे हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो फेस रीडिंग भी शिक्षक करने लग जाते हैं। ये सब ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। तो उस समय जो सुविधा थी, जो सही बात है कि उस समय बहुत ज़्यादा, जो आप कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो होती थी विद्यालय में बहुत कम होती थी, फिर भी छात्र अच्छा ज्ञान अर्जित करते थे और शिक्षक भी भरपूर देते थे। आज हम टेक्निकल रूप से काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं, लेकिन वह बेस, वह आधार कहीं ना कहीं मेरा खोता जा रहा है। आज हमारे चैनल से आपके स्कूल की जितनी भी पूर्व छात्राएं देख रही है, जो देश के ही नहीं, यूँ कहा जाए विश्व के अलग अलग कोने में भी हैं, कई देशों में भी यहाँ के बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आज? आज हमारी छात्राएं विश्व के किसी भी कोने में हैं, चाहे वह नॉर्वे में बैठी हों, चाहे लंदन में हो, या किसी भी कोने में है, और बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी होंगी जिनसे मैं अनजान हूँ, वह कहीं ना अच्छा, कहीं। एक चीज़ बीच में रोक रहे हैं मैडम, हमारे दर्शकों को ये भी लगता होगा कि पत्रकार महोदय कहीं हवाई बातें तो नहीं कर रहे हैं कि झूठ फूस जा करके मैडम से पूछ रहे हैं कि विश्व में है। कुछ ऐसी छात्राएं आपके स्कूल की हैं जो विदेशों में अपने भविष्य को लेकर के संघर्षरत हैं? तो मैं उन छात्रों से कहूँगी कि जो हमसे हमेशा मैसेंजर के थ्रू कहीं ना कहीं बात करते रहती हैं, तो इसमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी छात्राएं हमसे दिल से जुड़ी हैं, वो कहीं भी बैठी हुई हैं। तो आज भी शिक्षक दिवस के दिन किसी दूर सुदूर कोने में बैठी छात्रा जब मुझे याद करती है और विश करती हैं और हमें अपनी तमाम बातें बताती हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? जब आपका बच्चा सक्सेस होता है, आपका छात्र सक्सेस होता है, उस समय एक दिल में जो खुशी होती है, वो दिखाने की चीज़ नहीं होती, वो महसूस करने की चीज़ होती है। वह शिक्षक भी महसूस करता है और छात्र भी महसूस करता है। तो यही तो संबंध है। शिक्षक दिवस क्या है? हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हमारे देश की तो यह परंपरा रही है, शिक्षक को हम अपने दिल में बैठाते हैं। एक दिन नहीं होता, प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति सांस में शिक्षक होते हैं, और हमारे सांसों में भी छात्र इसी प्रकार बसते हैं। मैं उन तमाम छात्राओं का शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने जीवन में इसी तरह लगातार ऊंचाई पर चढ़ते रहें, और इस छोटी सी संस्था, इस छोटे से शहर, इस छोटे से कस्बे का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करती रहे। साथ साथ मैं उन तमाम शिक्षकों को जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर और इस यहाँ पे आर्थिक कठिनाइयों को जूझते हुए हमारे साथ इस विद्यालय को चलाने में योगदान दिए। अब मैं कुछ शिक्षकों का नाम लेना चाहूँगी जो कि यदा कदा मैं भूल जाती हूँ। हमारी कुछ घर की थी, संध्या, नीलू, नूतन, गोदावरी जी, और एक रीता मैम थी जो बैंक अधिकारी की पत्नी थी, पिंकी मैडम थी, हरेराम सर थे। तमाम ऐसे शिक्षक जो कुछ दिन पढ़ाए, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल सर हैं, हितेश, बहुत सारे सर हैं, रामहित राय, बहुत सारे जिनका नाम मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। एक चूँकि देखिए इतने लंबे वर्षों में इस पड़ाव में हाँ आते गए, जुड़ते गए, और सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते गए, और अभी भी यह क्रम चालू है। तो इतने दिनों तक मैं ये कर रही हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? एक चीज़ मैडम कि यह विद्यालय जिस समय आपने शुरुआत की थी 1996 में, लगभग मैं 1998 से खुद भी यहाँ से जुड़ा रहा। 25 वर्ष हो गए इस विद्यालय से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा रहा हूँ। यह विद्यालय ऐसा देखा गया
कि हर एक विद्यालय वो छात्रों के भविष्य को संवारती है, कि वहाँ के बच्चे जब पढ़कर आगे निकलते हैं तो एक सफल नागरिक बनते हैं, एक सफल पदाधिकारी बनते हैं। लेकिन इस विद्यालय में वह क्या थी जिसके बदौलत आपके स्कूल से दर्जनों शिक्षक भी सरकारी पदाधिकारी बने? वह कौन सी कला थी मेरा? हम शिक्षकों के साथ ना कभी एक प्रशासनिक विद्यालय अधिकारी और शिक्षक के रूप में संबंध नहीं रखे। हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक आते हैं वह हमारे विद्यालय परिवार के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं और उनको अपने अध्ययन के लिए भी भरपूर मौका दिया जाता है, या कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी उनको भरपूर मौका दिया जाता है। इन सारी सुविधा को उठा करके और लोग अपना यहाँ पढ़ाते हुए भी अपने कैरियर को भी संभाल लेते हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि यह वही विद्यालय है, देखने में साधारण छोटा सा विद्यालय, लेकिन आदित्यनाथ योगी की सरकार में बदायूं की डीएम दीपा रंजन, जिसका पूर्व नाम स्कूल में दीपा अग्रवाल था, इसी विद्यालय की 2000 बैच की छात्रा रही थी। 2000 में वह इसी विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास की थी। मैडम नॉर्वे की बात कर रही थी, इसी विद्यालय की छात्रा प्रिया पल्लवी वहाँ एक पदाधिकारी हैं। लंदन की चर्चा हो रही थी तो इसी विद्यालय की छात्रा शिल्पी सिंह वहाँ पर एक बड़े अभियंता इंजीनियर हैं, MBA करके गई हैं। और बाकी अगर कहा जाए बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, तो गिनती कर पाना मुश्किल है। सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ से हैं जो बड़े बड़े पद पर हैं। यह विद्यालय सिर्फ पठन पाठन का विद्यालय नहीं रहा। अगर आप मुझे भी देख रहे हैं, मुझसे भी कई छात्र छात्राओं ने पढ़ा, वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं, तो यूँ कहा जाए कि एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए भी यह नर्सरी से लेकर मैट्रिक पास करवाने का विद्यालय रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस विद्यालय की ही देन है। मुझे हिंदी बोलने नहीं आती, मैं शुद्ध अंगिका में यहाँ बोलता था। मैं मैडम से बात किया था उस समय कि मुझे हिंदी बोलने नहीं आती है। उस समय की सभी छात्राओं का योगदान रहा, उस समय के जितने शिक्षक लोग थे उनका योगदान रहा, मैडम का योगदान रहा, विद्यालय के संस्थापक हमारे स्वर्गीय हो गए, हमारे अभिभावक थे स्वर्गीय रामानंद सिंह, उनका योगदान रहा कि मैं आज आप लोगों के बीच कभी कवि के रूप में रहता हूँ, कभी अध्यापक के रूप में रहता हूँ और कभी इस माइक को पकड़कर एक पत्रकार के रूप में हूँ। यह उपलब्धि भी हमने अगर हासिल की है तो इस विद्यालय की ही देन है। वर्तमान में मैडम शिक्षक दिवस की क्या प्रासंगिकता है, ये बताएं। देखिए, वर्तमान में शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता पूरे एक तरह से हम कहें कि पश्चिमी देशों का अनुकरण हो गया है। खैर, इस आंधी को आप रोक नहीं सकते क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है और ग्लोबलाइजेशन के समय में आप अपनी संस्कृति या ये कहें कि इस तरह की आंधी को आप नहीं रोक सकते। और बच्चों को एक खुशी भी मिलती है, बच्चे इस दूसरे जगह भी देखते, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में इस तरह से कभी ऐसा नहीं मनाया, लेकिन हार जाना पड़ता है, बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। और अन्य संस्थाओं में देखते हैं तो बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो ठीक है, बच्चों की खुशी में अपनी भी खुशी है, लेकिन इसको एक सीमित दायरा में ही रखा जाए। कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ यदा कदा घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो काफ़ी दुख होता है कि इस अवसर पर, इस पवित्र दिवस के अवसर पर, अगर हमारे देश में तो राधा कृष्णन के जन्म तिथि को हम लोग मनाते हैं, तो इस अवसर पर अगर शिक्षक और छात्र इसका दुरुपयोग करते हैं, आप सुनते होंगे हमेशा कि किन किन सीमाओं तक जा सकते हैं या छात्र शिक्षक मिलकर चीयर्स करते हैं, तो ये सब मुझे कतई पसंद है और मैं इसकी काफ़ी भर्त्सना भी करती हूँ। अंतिम प्रश्न मेरा है मैडम,
आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जितने दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, अभिभावक भी होंगे, छात्र भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, उनके लिए क्या संदेश है? अभिभावक से ये कहना है कि आपका भी दायित्व बनता है। अगर आप बच्चे के माता पिता हैं तो शिक्षक तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो घर में भी थोड़ा सा उनकी पढ़ाई को देखें, वो कहाँ समय बिताते हैं इसका भी आकलन करें। और सामाजिक दायित्व भी है। सामाजिक दायित्व है कि अगर हम अपने अपने परिवार का ठीक ठाक से अगर पालन कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, तो समाज स्वतः ही सुधरता चला जाएगा। और शिक्षक से ये कहना है कि शिक्षण के पेशे में वही आएँ जिन्हें पढ़ाने के प्रति इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, जो बच्चों को वास्तव में देना चाहते हैं। अगर धनोपार्जन करना है तो शिक्षण के पेशे में तब फिर आना उनका बेकार है। आप उदाहरण देख सकते हैं, वर्तमान में अभी खान सर हैं या और भी सर हैं, तो पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसा कमाना, उनका ये ध्येय नहीं था। आप अगर अच्छा देते हैं तो स्वतः आपकी श्रृंखला बन जाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपके पीछे चला आता है। लेकिन पहले आप बच्चों को दिल से दीजिए, दिल से पढ़ाइए और समर्पण की भावना से पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल को, हमारे तमाम दर्शकों को और अपने विद्यालय के सभी पूर्व छात्र जो देश विदेश हर जगह रह करके आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना, और सभी शिक्षकों के लिए भी, जो पूर्ववर्ती शिक्षक है, जो वर्तमान शिक्षक है। बहुत का मुझे स्मरण भी नहीं होता क्योंकि अब मैं भूलने भी लगी हूँ, तो बहुत का नाम भी स्मरण नहीं है, उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सबके लिए मैं हृदय शुभकामना देती हूँ, सबका भविष्य उज्जवल हो, सबके बाल बच्चे भी आगे बढ़े और ज़िंदगी में इसी तरह उपलब्धि हासिल करते रहें।